नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है खेल एवं खेलकूद के बारे में। तो खेल एवं खेलकूद के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड के तहत हमने जाना था प्राथमिक सहायता और प्राथमिक सहायक, और साथ ही साथ फर्स्ट एड किट में यानी कि आपका प्राथमिक सहायता किट में कौन कौन सी सामग्रियाँ रहती है उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था, बात किया था। वो वीडियो भी जो है इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, उसे भी आप सभी देख सकते हैं। और चलिए, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपके प्राथमिक सहायता के लिए अभिशंसित पद क्रम के बारे में। यानी कि आप कह सकते हैं रिकमेंडेड स्टेप इन ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए जो अभिशंसित पद क्रम क्या होता है, रिकमेंडेड स्टेप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे रिकमेंडेड स्टेप इन ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए प्राथमिक सहायता के लिए अभिशंसित पद क्रम। चलिए, इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है रोगी के प्राथमिक उपचार के लिए जो है क्रमवार यानी कि सीक्वेंस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ पदों की अभिशंसा की है, यानी कुछ कार्य बताए हैं, स्टेप वाइज बताएं कि यदि ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसा कोई कारण हो जाता है तो हमें कैसे जो है प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जो है विस्तार से बताया गया, क्रम वाइज बताया गया है। पहला उसमें है कि संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना, यानी कि इन्फॉर्म द रिलेटेड एजेंसी, यानी कि आपको जो आपके सामने किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले उससे संबंधित सभी व्यक्तियों को सूचित करेंगे। वो सभी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फायर ब्रिगेड, यदि आग लगा है तो फायर ब्रिगेड, यदि कहीं दुर्घटना घटी है या कहीं ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो आप पुलिस को सूचित करेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली। यदि वो व्यक्ति जो है, जो जिस व्यक्ति को के साथ दुर्घटना घटी, यदि वो व्यक्ति बोल पाता है तो उससे बात करके उसके घर के किसी जिम्मेदार व्यक्तियों को आप सूचित करेंगे। ये क्या होती है, संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है डिसाइडेड प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, हम डिसाइड करेंगे, निर्णय करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को जो है कैसे क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। तीसरे के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में, वीडियो में। चूँकि ये टॉपिक आपका लंबा थोड़ा सा, इसीलिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए इस वीडियो को जो है 2 भागों में बांट दिया है। ये पहला भाग है, दूसरा भाग भी जो है इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से हम समझते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण करते चले। तो आपने समझ लिया कि रिकमेंडेड स्टेप इन ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड में हमें क्या करना है। हमें इसके लिए कुछ क्रम वाला कुछ सीक्वेंस बताए गए हैं। पहला सीक्वेंस में आप लिखेंगे, नंबर 1 में आप लिखिए इन्फॉर्म द रिलेटेड एजेंसी, यानी इसका हिंदी हुआ संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना। ठीक है, इसमें कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, पहला इसमें आपका व्यक्ति होगा डॉक्टर। डॉक्टर तो हर किसी में महत्वपूर्ण है। तो क्या करें कि आप डॉक्टर में लिखिए कि दुर्घटना के तत्काल बाद यह जानकारी करें कि निकट में कोई डॉक्टर है या नहीं। यानी पहला काम आपको क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो प्राथमिक सहायता के अंतर्गत फर्स्ट एड के तहत आपको करना यह है कि दुर्घटना के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो है, पहले आपको ये जानकारी करनी है कि आपके आसपास कोई डॉक्टर है या नहीं। यदि है तो उसका नंबर यदि आपके पास मिल जाता है तो उसे फ़ोन करेंगे, और डॉक्टर से संपर्क करते समय उन्हें बताएंगे कि दुर्घटना का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर दुर्घटना हुई है, दुर्घटना स्थल तक पहुँचने का मार्ग क्या है, दुर्घटना में जो है कितने व्यक्ति जो है चोटिल हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है।
चोट का प्रकार कैसा है, चोट का कारण क्या है, ये सब बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर को यदि आप बुला रहे हैं तो जब तक पूरी जानकारी आप नहीं देंगे तब तक उतना किट वो लेकर आ नहीं सकता है। इसीलिए आप क्या करें, जब भी डॉक्टर को फ़ोन करें, डॉक्टर को सूचित करें तो दुर्घटना का स्थान, दुर्घटना स्थल तक पहुंचने का मार्ग, दुर्घटना में कितने व्यक्ति चोटिल हुए उनकी संख्या, चोट का प्रकार कैसा है, चोट का कारण क्या है, इन सब के बारे में भी आप उन्हें सूचित करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, यदि रोगी जो है मतलब चलने लायक है या फिर आप सक्षम है कि उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं तो क्या करें, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। और यदि रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, दुर्घटना में बहुत ज़्यादा रोगी मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति घायल हो गए हैं तो आप प्रयास करेंगे वहीं पर एम्बुलेंस मंगाने की भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डॉक्टर को सूचित करेंगे तो जिन जिन मैंने बातों का आपको भी स्मरण कराया लिखा है वो सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए डॉक्टर हो गया। अब आप सेकंड लिखिए फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड में जैसे कई बार क्या होता है कि यदि दुर्घटना जो आपको यदि आग से लगी है, आपको पता चल जाता है कि दुर्घटना जो है आग लगने से हुई है और आग का जो प्रकोप है वो समाप्त अभी नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, संबंधित जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनको आप सूचित करेंगे और उनसे दमकल मंगाने के लिए अनुरोध करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो वहाँ भी आपको क्या करना है, आपको ये बताना है आग की स्थिति कैसी है, आग जो है किस चीज़ से लगा है, क्यों मतलब आप कहते हैं कैसे लगा है, उसका रीजन क्या है, तो उन सभी चीज़ों को बता करके आप क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे। साथ में साथ ये भी बताएंगे कि आग लगने का जगह कहाँ है, उस जगह पर कैसे कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, तो उसका आने का शॉर्टकट रास्ता क्या है, जल्दी पहुंचने का मार्ग क्या है, इन सभी के बारे में भी आपको क्या करना है, सूचित करना है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे प्रत्येक नगर में जो बड़े बड़े कस्बे होते हैं सभी जगह आजकल दमकलों की व्यवस्था रहती है। फिर भी यदि फायर ब्रिगेड को आने में देर हो रही है या विलम्ब हो रहा है तो आप स्थानीय स्तर से भी आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगे, जो कि अमूमन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। फायर ब्रिगेड के आने में समय तो लग ही जाता है, क्योंकि आप उसे सूचित करेंगे तो वहाँ कर्मचारी आएंगे, तब तक समय लग जाता है, तब तक कितने जान मान की हानि हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको जो अपने स्तर से स्थानीय स्तर पर जितना संभव हो सके आप आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा आपका क्या है, पुलिस। आप लिखेंगे पुलिस में कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यात्रा के समय जो है दो वाहनों के आमने सामने टक्कर हो जाती है, अथवा किन्हीं व्यक्तियों या फिर समुदाय में जो है कहा सुनी होने पर झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े में बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि आपको पुलिस को कब सूचित करना है, जब दो या दो से अधिक वाहन आपस में टकरा गए हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग घायल हो गए, या फिर किसी समुदाय के द्वारा यदि झगड़ा हो गया है तो उसमें वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, पुलिस को भी सूचना देना है। यानी कि आपको प्राथमिक उपचार तो करना ही है और प्राथमिक उपचार के साथ साथ आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, ताकि किसी भी कानूनी शिकंजे से आप बचे रह सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त रोगी को जो है प्राथमिक उपचार देकर अपने कर्तव्य का भी पालन आप कर सकते हैं। पुलिस को सूचना देना क्यों जरूरी होता है, इन्फॉर्म करना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार जो है ऐसी परिस्थितियाँ आती है, जैसे किसी समुदाय में झगड़ा हुआ है या फिर वाहनों की टक्कर हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कानूनी शिकंजा से बचने के लिए आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त रोगी को उपचार देकर, जो आपका कर्तव्य है, क्योंकि हर इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। कर्तव्य यह होता है कि वो दूसरों की सेवा करे, यानी कि मानव की सेवा करे। तो मानव की सेवा करने का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी आप पालन कर सकते हैं और किसी भी कानूनी शिकंजे से बच सकते हैं या पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस के बाद आप लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली, यानी इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ कि परिवार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आप सूचित करेंगे। ये कब कर सकते हैं, जब यदि, जिसे मैंने कहा ही था कि यदि रोगी जो है क्या कर सकता है, बोल सकता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वो इतना सक्षम है कि वो अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपने घर का कांटेक्ट नंबर बता सकता है, घर का एड्रेस बता सकता है,
तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, पहले उस परिवार के, यानी कि जिस परिवार से रोगी आता है उसके परिवार को आप सूचित करेंगे, ठीक है। क्योंकि परिवार के लोग जो है कई कार्य जो है तुरंत कर सकते हैं, जैसे कि रोगी को आपातकालीन व्यवस्था कर सकेंगे और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, जिससे कि आपका मानसिक बोझ जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि मान लें कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो गई है, तो आप जितना ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो उसके घर वाले को बता देते हैं, तो वो ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स लेंगे, बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, इलाज कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, दिन में अपने आपको इन्फॉर्म करना है, जो उसके जो रोगी यदि बोलने में या चलने में सक्षम है तो उसका एड्रेस लेकर के आप उसके परिवार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भी सूचित कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी आपके एक प्राथमिक सहायता के ही अंतर्गत आता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट के ही अंतर्गत इसे भी रखा गया है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्या था आपका, सेकेंड था आपका डिसाइडेड द प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी उपचार की प्राथमिकताएं निश्चित करना। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उपचार कैसे करें, इसके में हमको जानना जरूरी है। यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है, यानी कि प्राथमिकताएं क्या है, वो हमको निश्चित करना है। चलिए इसमें आप सभी लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो है प्राथमिक उपचार देना है, और वह भी जल्दी से जल्दी, यानी कि क्या करना है, आपको बहुत जल्दी देना है। इसके लिए कुछ प्राथमिकताएं जो है निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि यदि रोगी को चोट लग गया है या रोगी घायल है तो उसे हमें जितना जल्दी हो सके उतना उसके इलाज करना है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ प्राथमिकताएं तय की गई है, उसी के अनुसार हमें उसका इलाज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। वो क्या क्या है, आप पहला में लिखिए सडनली ऑफ अ पर्सन बीइंग डेड और अलाइव, यानी कि व्यक्ति की मृत अथवा जीवित की जानकारी। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जानकारी करना है कि व्यक्ति जिंदा है या फिर क्या हो गया है, जिंदा है या फिर मर गया है, डेड और अलाइव। क्या करना है, हमें पहले ये जानकारी रखना है कि जो व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जब तक हम ये पता नहीं होगा तो कैसे हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो पहले हमें ये जानना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर वो जीवित है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें सडनली ऑफ अ पर्सन बीइंग डेड और अलाइव, व्यक्ति की मृत अथवा जीवित की जानकारी। चलिए इसमें आप सभी लिखिए कि प्राथमिक सहायता केवल जीवित व्यक्तियों को ही दी जा सकती है, सभी जानते हैं। अतः यह निश्चित करना बहुत आवश्यक है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जीवित है या नहीं, क्योंकि यदि आप फर्स्ट ट्रीटमेंट उसे देने जा रहे हैं, प्राथमिक सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप किसे दे सकते हैं, उसे ही दे सकते हैं जब व्यक्ति जीवित हो। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि वो व्यक्ति जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए कुछ परीक्षण दिए गए हैं। आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे उसके शरीर को हिला कर दे सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, या फिर जोर से आवाज़ देंगे, उस कान में जोर से बोलेंगे, तो यदि वो व्यक्ति जीवित होगा तो कुछ प्रतिक्रिया देगा। या फिर आप उसे पिंचिंग भी कर सकते हैं, पिंचिंग यानी उसे चिकोटी काटेंगे तो उसके शरीर में यदि जान होगा तो वो ऐसी कुछ प्रतिक्रिया दे सकता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी हार्ट बीटिंग को सुन सकते हैं, यानी कि उसके हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं, नाड़ी गति को नाप सकते हैं। इससे जो है आप सहज अनुमान लगा लेंगे कि वो व्यक्ति की स्थिति कैसी है, व्यक्ति जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार करने से पहले आप ये देखेंगे कि व्यक्ति जो है डेड है कि एलिव हो गया, यानी कि वो जीवित है या फिर मर गया है, ठीक है। चलिए सेकेंड में आप लिखिए अनकॉन्शियस एंड शॉक, यानी इसका हिंदी होता है मूर्छा तथा सदमा। बहुत व्यक्ति जो है मूर्छित हो जाते हैं या फिर उन्हें सदमा लग जाता है, तो उसमें उसका भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इस बात से आश्वस्त हो लेते हैं कि रोगी जीवित है तो सबसे पहले उसकी मूर्छा का उपचार सबसे पहले करना चाहिए। यदि व्यक्ति यदि मूर्छित हो गया है तो उसकी मूर्छा को तोड़ने का प्रयास किया था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो बेहोश व्यक्ति है उसके सिर को नीचा करके लिटा देंगे, जमीन पर सीधा उसे लिटा देंगे, सर को नीचा करके,
और जो उसके कसे कपड़े हैं, कसे कपड़े को ढीला कर देना, यानी कि विशेषकर गर्दन और छाती और कमर के कपड़े, ठीक है। उसके बाद उसे उसके आसपास की जो भीड़ है, उसकी आसपास की भीड़ को आपको हटा देना, कि हवा खूब आने देना है। रोगी के चारों ओर को भीड़ को कम करेंगे और जितना हो सके उसे हवा देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चेहरे पर जो है ठंडे पानी के छींटे मारेंगे। या फिर लोकल उपचार में आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोग के द्वारा ये भी उपचार किया जाता है, प्याज जो होता है, प्याज को कुचल करके उसे भी लोग सुंघाते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की जो मूर्छित हुआ व्यक्ति रहता है वो क्या होता है, उसे होश आ जाता है। इसके आने का कारण क्या होता है, आने का कारण जो है अत्यधिक काम करना या फिर अत्यधिक चिंता करना, गर्मी, खुली हवा का अभाव, इन सब व्यक्तियों से क्या होता है, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या करना है, उसके चेहरे में पानी मारना है, शरीर के कपड़े को ढीला कर देना है, उसे जितना हो सके क्या करना है, हवा में रखना है, हवादार जगह में रखना है, ठीक है ना। और लोकल उपचार में जैसे मैंने कहा, ये लोग प्याज सुंघाते हैं और बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। यदि रोगी को होश आ जाता है तो उसके होश आने के बाद उसे चाय या फिर कॉफ़ी पीने के लिए दिया जाता है, कोई भी गर्म चीज़ उसे पीने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन चीज़ होता है, शॉक। शॉक क्या होता है, सदमा इसे कहा जाता है। सदमा भी जो है सामान्यतः रोगी को उस समय होता है जब किसी चोट के साथ साथ शरीर की किसी बाहरी अथवा भीतरी कार्य प्रणाली में व्यवधान आ जाता है। विशेषतः क्या होता है, यह रक्त संचार तंत्र की गड़बड़ी से होता है, जिसमें आप कह सकते हैं रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर गिर जाता है। आप सभी देखते हैं बहुत लोग को क्या होता है, सदमा लग जाता है, सदमा से वो गिर जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या एकाएक गिर जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, व्यक्ति गिर जाता है। इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार के तहत आप रोगी को जमीन पर सीधा लेटा देंगे, ठीक है, और रक्त स्राव को रोकने की आप व्यवस्था करेंगे। और साथ ही साथ रोगी के निचले हिस्से को ऊपर उठा करके, जिससे मस्तिष्क को प्रचुरता से रक्त मिल सके। यानी क्या कर सकते हैं, व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, नीचे से उठाएंगे उसका, यानी कि शरीर का हिस्सा जो नीचे होना चाहिए, यानी उसका जो सर है, सर क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ऐसे आप व्यक्ति को उठाएंगे जिससे कि उसके मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में रक्त मिल सके। जब उसके दिमाग को यानी मस्तिष्क को रक्त मिलेगा तो क्या होगा, उसका जो सदमा है वो बहुत हद तक ठीक हो सकता है, तो ठीक है। उसके बाद यदि रोगी को होश आ जाता है तो उपचार के तौर पर आप उसकी इच्छा के अनुसार उसे थोड़ा सा पानी या फिर बर्फ़ के टुकड़े उसे दे सकते हैं। उसको हल्का कपड़ा पहनने के लिए देना है और रोगी को क्या करना है, आश्वासन देते रहना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत ऐसे रोग हैं जो कि क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ऐसे रोग होते हैं। तो उसे आप आश्वासन देते रहेंगे, उससे मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि अधिकतर बार ऐसा होता है, बहुत ऐसे रोगी होते हैं जिन्हें क्या होता है, बस एक वहम हो जाता है कि मुझे रोग हुआ है। तो उस वहम को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा भी यही कार्य किया जाता है। हम यहाँ पर जो है अपना एक अनुभव आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। ये अनुभव मेरे अपने घर का है। जो मेरी दादी थी, खैर अभी तो दादी नहीं है, लेकिन जब थी तो उनको यदि कुछ बीमारी होता था या कोई भी ऐसा तबीयत खराब हुआ, बुखार हुआ या सर दर्द कुछ भी होता था, तो उनका क्या रहता था कि जब तक कोई डॉक्टर आकर के उन्हें नहीं देख लेगा या फिर जो आला जो होता है आला आकर नहीं चेक कर लेगा, तब तक उनका रोग ठीक नहीं होगा। हम लोग कितनों दवा ला कर देते थे, वो खाते थे, बोलते थे ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या था, एक डॉक्टर हम लोग फिक्स कर लिए थे। जब ऐसा कुछ होता था, वो कहते थे हमको ये चीज़ हुआ है, तो डॉक्टर आता था, डॉक्टर आया, उसे देख लिया, आला लगा कर चेक कर लिया, धड़कन नाप लिया, नाड़ी देख लिया था, पूछताछ मतलब थोड़ा सा अच्छे से बात कर लिया। डॉक्टर के जाते ही उनकी जो है आधा से अधिक बीमारी दूर हो जाती थी, बिना दवा लिए ही। एक बार भी दवा नहीं लिया है, उनकी बीमारी ठीक हो गई। या फिर डॉक्टर के पास वो चली गई, डॉक्टर के पास जाएंगी एकदम ऐसे जैसे कि उनको कितना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, आज उधर से लौट कर आएंगी, लगे कितना स्वस्थ एकदम है। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है, उसका जो बीमारी जो है आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर थोड़ा बहुत पूछ लेगा, प्यार से बात कर लेगा, कुछ दवा लिख देगा, तो दवा खाएंगे भी नहीं, जैसे घर आएंगे आप महसूस करेंगे रोगी क्या है,
बहुत हद तक ठीक हो गया है। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या करना चाहिए, रोगी को जो है हमेशा आश्वासन देते रहना चाहिए। इस परिस्थिति से भी रोगी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। यदि ऐसी किसी को बीमारी या सदमा लगता है या शौक होता है तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ये भी एक प्राथमिक उपचार के तहत ही आता है, फर्स्ट एड के तहत ही आता है कि आप उसे कितना मोटिवेट कर रहे हैं। जितना उसे जागृत करें, जितना उसे मोटिवेट करेंगे उतना उसे राहत मिलेगा और उतना बेहतर तरीके से वो जल्दी ठीक होने की भी संभावना उसमें रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्लास के अंतिम टॉपिक, ब्लॉकिंग ऑफ एयर ब्रीथिंग, यानी कि सांस का रुकना। यदि ऐसी किसी को बीमारी होती है, समस्या हो जाती है, सांस रुक जाता है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सांस का रुकना, आप सभी जानते होंगे कि श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिसमें नाक और मुंह से वायु खींचने से शरीर में प्रवेश करती है और फिर अपना कार्य संपन्न कर उसी रास्ते से वापस बाहर आ जाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्राणी मात्र के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी मानव शरीर में क्या होता है, हमारे मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा क्या होता है, हम लोग सांस अंदर खींचते हैं। जैसे कि क्या किया, हम सांस अंदर खींचे, ठीक है, और फिर जब वो सांस अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तो शरीर में प्रवेश करने के साथ वो क्या करता है, फिर अपना कार्य संपन्न करता है और संपन्न करने के बाद फिर हमारे नाक और मुंह के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया क्या है, यानी कि सांस का अंदर जाना फिर बाहर निकलना, यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, ठीक है ना। यह एक कहते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि स्वतः चलती रहती है। यदि जो है यह श्वसन क्रिया, यानी कि जो कार्य जो है, यानी सांस हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया यदि 3 से 4 मिनट भी रुक जाए तो क्या होगा, मनुष्य जो है, अब सबसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, यानी कि उसका मनुष्य हृदयघात, यानी कि उसका हार्ट फेल हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः इसके उपचार में जो है यदि 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो मनुष्य जो है क्या होता है, जीवन मृत्यु का कारण बन सकती है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति का सांस रुक जाता है, सांस क्यों रुकता है, जिसे कोई व्यक्ति पानी में डूब गया या फिर किसी कमरे में बंद हो गया है, पूरा कमरे में धुआं भर गया, बहुत सारी प्रक्रिया है जिस वजह से उसका सांस रुक जाता है। तो सांस को पुनः चालू करने के लिए हमें बहुत तत्काल प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी भी देरी भी क्या हो सकता है, व्यक्ति की जान ले सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसमें आप आगे लिखिए कि श्वसन प्रक्रिया को ठीक से चलते रहने के लिए मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है, पहले में आप लिखेंगे कि श्वसन में अवरोधन के कारणों को जानना, यानी कि सबसे पहले वो कारण को जानना है कि वो कारण क्या है जिस वजह से व्यक्ति में क्या है, सांस अवरोध हो गया, यानी कि सांस नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा है कि श्वसन को कृत्रिम सांस देकर चालू करना। 2 चीज हमको करना, पहले तो हमको कारण जानना है कि आखिर वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है जिस वजह से क्या हो उसकी श्वसन प्रक्रिया रुक गई, यानी कि ब्लॉक हो गई है। और दूसरा क्या है, दूसरा हम ये देखेंगे कि हम कैसे जो है कृत्रिम सांस दे करके उस व्यक्ति को जो है श्वसन प्रक्रिया को हम पुनः चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम जानते हैं और समझते हैं। चलिए इसमें पहला लिखिए आप, ब्लॉकिंग इन ब्रीथिंग, यानी कि श्वसन में अवरोधन। श्वसन में अवरोधन जो है, श्वसन में रुकावट जो है कई कारणों से हो सकता है, जिनका जो है हमें तत्काल उपचार करना होता है। इसका उपचार संभव भी है, जैसे कि गले में कोई चीज़ अटक जाए। अधिकतर बार क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं खेलते समय कांच की गोली या कोई ऐसा चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो गले में जाकर अटक जाता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या करना है, यदि वो छोटा बच्चा है तो उसे आप क्या करेंगे, उसका पैर पकड़ के उसे उल्टा लटका देंगे, ठीक है। जैसे आप उल्टा लटकाएंगे और उसे झटका देंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है तो बच्चा को क्या करेंगे, ऐसे उल्टा लटका दें, ठीक है, तो झटका ऐसे देना है या फिर हल्का हल्का उसको हम सहला सकते हैं। यदि व्यक्ति बड़ा है, कई बार होता है कि बड़े व्यक्ति के भी गले में कुछ चीज अटक जाती है। यदि व्यक्ति बड़ा है तो क्या करना है, उस परिस्थिति में आपको जो है व्यक्ति को बैठा कर उसका सर नीचे कर देना है
और कंधे पर जो है तो आप मतलब थोड़ा सा उसको प्रहार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो गले में जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा में क्या होता है कि बिजली के करंट लगने पर, ये भी होता है जब बिजली का करंट लग जाता है तो उस परिस्थिति में भी सांसें रुकने लगती है। तो ऐसे में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम उस स्विच को बंद करेंगे जहाँ से बिजली की सप्लाई हो रही है। उसके उपरांत जो रोगी है उसको उसके पीठ पर या फिर करंट लगने वाले स्थान पर बहुत तेज़ी से सहलाएंगे। जैसे कि हाथ में करंट लग गया तो हाथ बहुत तेज़ी से सहलाना है उसे, या फिर पीठ पर उसको लेटा करके पीठ को बहुत तेज़ी से सहलाना है, जिससे उसकी जो है श्वसन प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। उसी तरह यदि कमरा में धुआं भर गया है या रसोई गैस का पूरा भर गया है गैस, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो आपको रोगी को बाहर हवादार जगह पर ले जाना है, कमरा को पूरी तरह खोल देना है और जहाँ जितना हो सके उसे खुली हवा में रखने का प्रयास करें, आप उसे स्वच्छ वायु जो उसे मिल सके। ठीक है। और चौथा आप लिखेंगे पानी में डूबने पर। पानी में जब व्यक्ति डूबता है तो उस परिस्थिति में उसकी सांसें रुकने लगती है। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, सबसे पहले जो आपको उसके पेट का सब पानी निकालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रोगी को उल्टा लेटाकर उसके पीठ पर दोनों हाथों से दबाव बनाएं। जब उसके पेट या पीठ पर दबाव बनाएंगे तो जो उसके अंदर का जो पानी है बाहर निकल जाएगा और उसके उपरांत जो है उसकी श्वसन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। लेकिन इतने सारे कार्य करने के बाद भी यदि उसकी श्वसन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, उस परिस्थिति में दूसरा प्रयोग यानी कि थ्रो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यानी कि उसे कृत्रिम श्वास दिया जाता है, आर्टिफिशियल श्वास दिया जाता है उसे। आप आर्टिफिशियल तो हॉस्पिटल में दिया जाता है, सभी ने भी देखा होगा, लेकिन जब आप फर्स्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपके पास ऐसा कोई साधन है नहीं कि आप दे सके। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर एक बहुत ही सरल उपाय है, इसे कहा जाता है माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यानी कि मुंह से मुंह में कृत्रिम श्वास। ठीक है। हिंदी में लिखेंगे मुंह से मुंह में कृत्रिम श्वास। इस परिस्थिति में क्या करना है, आपको रोगी को सीधा लेटाकर उसकी नाक को एक हाथ से बंद कर दे और दूसरे हाथ को गर्दन के नीचे लगाते, यानी करना क्या, आपको एक हाथ को जो है गर्दन के पीछे लगाना है और दूसरे हाथ से उसकी नाक को बंद कर देना है और उसके उपरांत जो है प्राथमिक उपचार के करते समय आपको जो है अपने मुंह को रोगी के मुंह में इस प्रकार लगा दे कि कहीं से भी वायु ना प्रवेश करे और ना ही बाहर निकले। इसका विशेष ध्यान रखना है कि वायु हवा जो है जो आप उसे दे रहे हैं बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही बाहर से प्रवेश करना चाहिए। और उसके बाद आप जल्दी जल्दी, यानी कि आप कह सकते हैं एक बार में 1 मिनट में या 30 सेकंड में 6 बार आप जल्दी जल्दी सांस फूकें। उसके मुंह में जल्दी जल्दी माने कि 6 बार सांस फूकना है, फिर अपना मुंह हटा लेना है। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस प्रक्रिया को आप तब तक दोहराते रहें जब तक कि क्या हो, श्वसन प्रक्रिया उसकी शुरू नहीं हो जाए। ठीक है। ये तो आप बड़े के साथ कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटा बच्चा है या कम उम्र का बालक है तो आप मुंह और नाक को एक साथ मुंह में लेकर सांस फूकें। इसमें जो है आपकी गति जो है 1 मिनट में 12 बार होनी चाहिए, यानी कि 3 सेकेंड हवा देने में और 2 सेकेंड को हवा को बाहर निकालने में। तो प्रक्रिया जब बच्चे के साथ करेंगे तो नाक और मुंह दोनों में एक साथ हवा फूकेंगे, और यदि वयस्क है, बड़ा व्यक्ति है, तो उसके केवल मुंह में आपको जो है हवा फूकना है। मेडिकल टर्म में जो है क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है इस प्रक्रिया को कहते हैं द किस ऑफ लाइफ। मेडिकल टर्म में जो प्रक्रिया जो होती है, यानी कि माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को कहा जाता है कि किस ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है, आप लिखेंगे प्रेसिंग ऑफ द चेस्ट बाय बोथ पाल्म्स, यानी कि सीने पर हथेलियों से दबाव बनाना। आप तो एक प्रक्रिया ये अपना सकते हैं, नहीं तो दूसरा प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि रोगी को पीठ के बल सीधा लेटा देना है, मुंह को एक तरफ उसको मोड़ देना है तथा दोनों हाथों को ऊपर यानी कि सामने से हाथ कर देना है। ठीक है।
और रोगी के एक और किनारे बैठकर आपको उसके सीने पर दोनों हाथों से उसको दबाव करना है कि प्रेशर बनाना है, और जब तक उसे करते रहना है जब तक कि उसकी जो श्वास प्रक्रिया जो है पुनः शुरू नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीका है जिसमें से किसी एक का भी आप क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे होता है कि ये प्रक्रिया भी अपना आता है लेकिन इस भी काम नहीं करता है, तो पहला जो प्रक्रिया यानी कि माउथ टू माउथ जो होता है, इस प्रक्रिया को भी अपना करके हम उसके रुकी हुई श्वसन प्रक्रिया को भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहे थे। बाकी जो आपका आगे का जो पार्ट है, जैसे कि आगे आपको पढ़ना था रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग, और इनटेक ऑफ पॉइजनिंग सब्सटेंस यानी कि जहरीलू वस्तु का खान पान। यदि कोई व्यक्ति जो है कोई जहरीली वस्तु खा लिया या फिर वो किसी चीज़ में जल गया है, झुलस गया है, तो उसका हम उपचार कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो के भाग 2 में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद है।